हेलो बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मूला ऑफ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है देखिएगा। जो भी बताया आपको, जो भी पढ़ाया ना, उसी के बेसिस पे केटाइन और एनाइन, उसी के बेसिस पे इनऑर्गेनिक कंपाउंड उसका फॉर्मूला मेकिंग सिखा रहे हैं कि कैसे उसका फॉर्मूला बनाया जाता है। देखो, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, मैग्नीशियम फॉस्फाइड। मैग्नीशियम फॉस्फाइड मैंने ये लिखा है। अब मेरे को ये पूछा गया है कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। ऑप्शन दिए हुए रहते हैं, आपको फॉर्मूला बताना होता है। बहुत इजी वे है। फर्स्ट रिटर्न होता है वो केटाइन होता है और सेकंड वाला होता है वो एनाइन होता है। अब देखो, मैग्नीशियम और दूसरा क्या है, फॉस्फाइड। पहला मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या है, एस ब्लॉक का मेटल, और एस ब्लॉक का मेटल है। उसके अंदर भी आपको पता है कौन से का, फर्स्ट ग्रुप का है, सेकंड का, सेकंड वाले का है। एस ब्लॉक के लिए आपको बताया था ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स है। सेकंड एक है, तो मैग्नीशियम पे चार्ज कितना रहेगा, Mg पे चार्ज कितना रहेगा, +2। मैग्नीशियम +2 में रहेगा। फॉस्फाइड, आपको ये बता, फॉस्फाइड, फॉस्फोरस के आगे क्या लगा, आइड। इसका मतलब ये किससे आता है, हाइड्रो एसिड। और याद करो, हाइड्रो एसिड में ये क्या होगा, फॉस्फोरस के साथ में क्या जुड़ेगा, हाइड्रोजन। ये तो होगा ना। ये फॉस्फिन है, ये क्या होगा, हाइड्रोजन निकल जाएंगे तो एनाइन क्या बनेगा, P3 नेगेटिव। और आपको ये बताया था हाइड्रो एसिड है, उसके एनाइन का नाम लिखते हैं। तो हमने क्या किया था, एलिमेंट, और एलिमेंट के नाम के आगे क्या लगाया था, आइड। ये था ना हाइड्रो एसिड। ठीक है, तो इसका मतलब एनाइन क्या है, P3 नेगेटिव, अब -3 है। एक एटाइन होगा, दूसरा एनाइन होगा। अब देखो, फॉर्मूला मेकिंग में क्या करते हैं, ये जो भी इस पे चार्ज होता है, इसका सैंपल रेशियो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसे। दूसरा पेन ले रहा हूं, देखो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते, इसको इससे, तो क्या बनेगा, Mg3। इसका मैग्नीट्यूड होता है ना, चार्ज को मैग्नीट्यूड को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं फॉर फॉर्मूला मेकिंग। मैंने फॉर्मूला बन गया आपका, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज शुड बी क्रॉस मल्टीप्लाइड। ठीक है, और देखिए, और जैसे मैंने लिखा क्यूप्रिक मेटाबोरेट, और बताते हैं इसके साथ साथ में बेटा आपने क्या पढ़ा है वो रिवाइज भी हो रहा है आपका। देखो, क्यूप्रिक मेटाबोरेट, क्यूप्रिक मेटाबोरेट, इसको बनाना है। पहला केटाइन, दूसरा एनाइन, हम जानते हैं। तो क्यूप्रिक मेटाबोरेट में कॉपर है, वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, हायर में, इक है ना। और कॉपर की दो होती है, +1 क्यू प्लस और +2 क्यूप्रिक, ये +2। ठीक है, मेटाबोरेट क्या हुआ, मेटाबोरेट क्या, देखो याद कीजिए, ऑर्थो और मेटा कब लगते हैं। आपको ये बताया था ऑक्सी एसिड के अंदर H3BO3, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है। ऐसे ही HBO2, इसके भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसका एनाइन होगा BO3 3 नेगेटिव, और इसका क्या होगा, BO2 नेगेटिव। जब सेम ऑक्सीडेशन स्टेट वाले हो, तो वहां पर आपको ये बोला था जिसके पास में हाइड्रोजन के नंबर ज्यादा होंगे वो क्या होता है, ऑर्थो, और जिसके पास हाइड्रोजन के नंबर कम होते हैं वो क्या होता है, मेटा। तो बेटा ये क्या होगा, ऑर्थोबोरिक एसिड है, ये था ना ऑर्थोबोरिक एसिड, आपका ये ऑर्थोबोरिक एसिड। और नीचे वाला कौन सा होगा, मेटाबोरिक एसिड, दिस वन इज मेटाबोरिक एसिड। ठीक है, इक्का एनाइन क्या होता है, 8, तो ये तो क्या हो गया, ऑर्थोबोरेट, ऑर्थोबोरेट, और ये वाला क्या होगा, मेटाबोरेट, ये होता है मेटाबोरेट। क्लियर, ऑर्थोबोरेट, बोरेट एंड मेटाबोरेट। अब देखिएगा, ये होगा मेटाबोरेट, आपके पास में क्या है, BO2 नेगेटिव या -1। जो भी चार्ज होगा उसको क्या कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, Cu, और BO2 है इसका होल ट्वाइस, क्यूप्रिक मेटाबोरेट। क्लियर हुआ, नोट कर लीजिए इसको, और सिखाते हैं, नोट कीजिए। जो भी चार्ज आ रहा है ना बेटा केटाइन और एनाइन का, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, थर्ड वन देखिएगा, जैसे ये लिखा मैग्नीशियम पायरोसल्फेट, खुद से ट्राई कीजिएगा, मैग्नीशियम पायरोसल्फेट,
मैग्नीशियम पायरोसल्फेट। बेटा कॉपी पेन साथ में रखिएगा और जो भी लिख रहे हैं ना इसको पॉज करके अपने से ट्राई करो। जितना खुद से करोगे ना उतना ही ये वाली चीजें आपके माइंड में सेट होती जाएंगी। अब देखो पायरो वर्ड कब लगाया था, याद कीजिए, उसका एनाइन बनाया था, ये सब कीजिए। किया? देखो पहला मैग्नीशियम, मैग्नीशियम पे चार्ज क्या होगा Mg+2। पायरोसल्फेट 8 लगा, इसका मतलब एक एसिड से आएगा। पायरो कब बनता है, जब दो ऑक्सी एसिड लेकर एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर दो और उसके बाद में ऑक्सी एसिड का ही फॉर्मेशन होता है, तो उसका हमने क्या नाम दिया था, पायरोक्सी एसिड। देखो ये था H2SO4, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, दो मॉलिक्यूल लिए, एक वाटर मॉलिक्यूल निकाला, क्या बना H2S2O7, ये था पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, और इसका एनाइन बनाओगे तो क्या बनेगा S2O7 2 नेगेटिव, ये था पायरोसल्फेट, ये है पायरोसल्फेट। याद रख, पायरो वर्ड कब लगा था, 2 ऑक्सी एसिड लेंगे, उसको हीट करके एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर देंगे और उसके बाद में बनने वाला ऑक्सी एसिड ही है, तो क्या होगा पायरोक्सी एसिड, और उसका एनाइन क्या होगा पायरो एनाइन हो जाएगा। इक्का एनाइन क्या होता है 8, तो पायरोसल्फ्यूरिक एसिड से क्या होगा पायरोसल्फेट। तो पायरोसल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा S2O7 2 नेगेटिव। अब देखो जो भी चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड, उसका सिंपल रेशियो, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल रेशियो क्या होगा 1:1। इस पे भी चार्ज बेटा 2 है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 2, तो क्या होगा Mg(S2O7). नोट कर लीजिए और करवाते हैं, समझ में आ रहे हैं क्या कर रहे हैं हम। तो इस टाइप से फॉर्मूला बनाया जाता है, ये भी एक टाइप का बेसिक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। लिख लिया, चलो और देते हैं, आप बनाइएगा, लिखो एक अपने से करो, सोडियम पायरोसिलिकेट, सोडियम पायरोसिलिकेट। देखिए सोडियम पायरोसिलिकेट, बनाइएगा। सोडियम पायरोसिलिकेट का क्या होगा बेटा, ये बना लीजिए। उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे कि इनऑर्गेनिक कोई भी मॉलिक्यूल है उसकी स्ट्रक्चर कैसे बनाई जाती है, स्ट्रक्चर बनाने के लिए कौन कौन से रूल होते हैं। ठीक है, जैसे लेविस डॉट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, उनको भी बताएंगे। बनाइए इसको सोडियम पायरोसिलिकेट। देखो सोडियम क्या होता है Na+, ये होगा। आगे देखो पायरोसिलिकेट, सिलिकेट लगा है, इसका मतलब सिलिसिक एसिड का एनाइन है, और हम ये जानते हैं ये होता है सिलिसिक एसिड H4SiO4, ये सिलिसिक एसिड है। इसके दो मॉलिक्यूल हमने लिए, एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट किया, क्या बनेगा H6Si2O7, ये है पायरोसिलिसिक एसिड, दिखाई दे रहा है ना, पायरोसिलिसिक एसिड, और उसका एनाइन क्या होगा Si2O7-6, 6 हाइड्रोजन जुड़े सब निकल जाएंगे, ये क्या होगा पायरोसिलिकेट, पायरोसिलिकेट हो गया ये। सोडियम है पायरोसिलिकेट है, तो यहां पे ये पायरोसिलिकेट है Si2, इस पे तो चार्ज कितना है +1, ये कितना है Si2O7-6, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बनेगा Na6Si2O7, ये फॉर्मेशन हो गया। नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लिया, चलो एक और लिखवाता हूं मैं,
सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, इसको बनाओ। सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, कीजिएगा ट्राई। तो देखो पहुंच करके अपने से ट्राई करना, फिर बेटा मैच कर लेना। देखो ये होगा सोडियम Na+, अमोनियम क्या होता है NH4+, हाइड्रोजन फॉस्फेट 8 लगा, इसका मतलब इक्वल एसिड से है, क्या है H3PO4 होता है। एनाइन बनाते हैं तो ये बनता है PO4 3 नेगेटिव, ये तो था फॉस्फेट। लेकिन यहां पे क्या लिखा हाइड्रोजन फॉस्फेट, इसका मतलब एक हाइड्रोजन यहां पर बचा हुआ है, इसका मतलब ये सारे हाइड्रोजन नहीं निकले, इसका मतलब ये हुआ HPO4 हाइड्रोजन फॉस्फेट। इसका मतलब जितने हाइड्रोजन थे उनमें से एक हाइड्रोजन बाकी है। डाई हाइड्रोजन होता है 2 हाइड्रोजन बाकी थे, 3 में से एक बाकी, एक रिमेन है, तो कितने रिलीज हुए 2 हाइड्रोजन, तो क्या होगा -2, तो क्या होगा HPO4 2 नेगेटिव। ये एनाइन है आपके, ये केटाइन है। चार्ज देखो +1 कितना हो जाएगा +2, एटाइन है, टोटल चार्ज को ऐड करो कितना होगा +2, और एनाइन पे कितना है -2, मैग्नीट्यूड दोनों में कितना आ रहा है 2 ठीक है। सिंपल रेशियो क्या होगा 1:1, तो फॉर्मूला क्या बनेगा NaNH4 HPO4, ये सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, ठीक है। नोट कर लीजिए बेटा, मैं मार्कर को साई पिला देता हूं, इंक पिला देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड उसकी स्ट्रक्चर कैसे बनाई जाती है, स्ट्रक्चर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और उसके लिए कौन से रूल को फॉलो करना है, ये और होते हैं। उसके बाद में आपका चैप्टर बहुत स्मूथ चलेगा और बहुत सारे कंसेप्ट आपके माइंड में सेट होने लगेंगे। उतार लीजिए इसको, नोट कर लिया। अब बताते हैं इसकी स्ट्रक्चर के बारे में कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसकी स्ट्रक्चर किस टाइप से बनाई जाती है। तो लिखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। स्ट्रक्चर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड से इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लिखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या कंपाउंड है, उसकी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए बेटा क्या क्या आपको पता होना चाहिए, इसकी बात बता रहे हैं। सबसे पहले आपके मॉलिक्यूल में जितने भी एटम प्रेजेंट है उसकी कोवलेंसी की इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, उसके बारे में सारा नॉलेज होना चाहिए कि किस एटम की कितनी कोवलेंसी होती है, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट जितने भी एटम हैं उनकी कोवलेंसी का आपको पता होना चाहिए। यू शुड हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑल एटम प्रेजेंट इन ए इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ठीक है। वी शुड हैव information about the all atom. We should have information about the all atoms present in a molecule. तो अपने को सारी इंफॉर्मेशन का पता होना चाहिए। क्या सारी इंफॉर्मेशन कि किस एटम की कितनी कोवलेंसी होती है, ठीक है। या ये लिख सकते हैं वी शुड हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द कोवलेंसी ऑफ द ऑल एटम, अबाउट द कोवलेंसी ऑफ ऑल एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट जितने भी एटम हैं उनकी कोवलेंसी का हमें पता होना चाहिए, उसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो अपनी खुद की लैंग्वेज में बेटा ये किसी ने ऐसे बनाए नहीं, ऐसे रूल आपको किसी बुक में ढूंढने जाओगे तो इस टाइप से नहीं मिलेंगे आपको।
ये पूरा जितना भी है उसका कंक्लूजन करके फिर आपके लिए पॉइंट्स बनाए हुए हैं, क्या उसमें क्या क्या होना चाहिए, कैसे कैसे करना चाहिए, फिल करके पढ़ोगे तो आगे का टॉपिक बहुत ईजी होता जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा, तो अपने को सबकी कोवलेंसी का पता होना चाहिए। कोवलेंसी क्या होती है ये हम जानते हैं। क्या होती है कोवलेंसी? कि कितने कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन मॉलिक्यूल करता है उसकी कोवलेंसी होती है। कोवलेंसी जनरली कोवलेंसी को कैसे डिफाइन करते हैं? टोटल नंबर ऑफ कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड फाउंड बाय सेंट्रल एटम इज नोन एज कोवलेंसी ऑफ सेंट्रल एटम। लेटर एटम बनाता है उसकी कोवलेंसी हो जाएगी। ठीक है, यहां पे मैं लिख लेता हूं जितना कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसकी कोवलेंसी होती है। टोटल नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड फाउंड बाय एन एटम इन ए मॉलिक्यूल इज नॉन एज इट्स कोवलेंसी। और जनरली कितने कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है एक एटम? जितने उसके पास में अनपेड इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन तो बेटा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है, और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग में हम ये जानते हैं कि कितना कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा जितने उसके पास में अनपेड इलेक्ट्रॉन होगी। तो हम ये भी लिख सकते हैं कोवलेंसी जनरली किसके इक्वल मान लेते हैं? कोवलेंसी इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इसके नंबर के इक्वल होती है कोवलेंसी। क्लियर हुआ? जैसे मैं एग्जांपल की बात करता हूं, कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं, हालांकि बेटा इसके बारे में डिटेल में पढ़ भी चुके हैं स्टार्टिंग के लेक्चर्स में। तो यहां पे देखो, जैसे बोरॉन फैमिली है, मैं थर्ड ए ग्रुप को लिख रहा हूं। मैं बताया था ना, बिना इलायची गरम इंडियन टी। इसका अगर मैं आउटरमोस्ट सेल है, इसका कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो क्या होता है? NH2 NP1 ये होगा ना। जैसे बोरोन में क्या होता है? 1s2 2s2 2p1 NP1। इसके लिए क्या होगा? 3s2 3p1। ये फोर्थ पीरियड का 4s2 4p1। ठीक है, S में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और P के पास में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जब भी ऐसा होता है तो पेड इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा कोवलेंसी को इंक्रीज करने के लिए। और इसकी कोवलेंस अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने? 3। तो बोरॉन फैमिली है, इसके प्रत्येक एलिमेंट की कोवलेंसी आप कितने बता सकते हो? 3। क्लियर है? उसके बाद देखिए फोर्थ है कार्बन फैमिली होती है। क्या पढ़ा था? काशी गए शंकर पर, ये था NH2 NP2। S के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। P के पास में भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। पेड़ के साथ साथ में वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट हो S और P का, तो बेटा ये एक्साइट होकर आगे चला जाएगा। आगे जाएगा तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे इसके पास में? 4। तो इसकी कोवलेंसी आपके पास में कितनी होगी? 4। यहाँ पे कोवलेंसी किसके इक्वल माननी है? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ ग्रुप 5 है। ये होता नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास। अब इसका देखो, इसका बेटा आउटरमोस्ट का कॉन्फ़िगरेशन ये होता है NH2 NP3। ठीक है, अब इसकी बात करें, नाइट्रोजन की बात करें तो S के पास में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये होता है 2s और 2p3। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने? 3। तो कोवलेंसी कितनी होगी? 3। क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऑक्साइड होकर आगे जा सकता है क्या? वैकेंट ऑर्बिटल होता तब जरूर जाता, और सेकेंड वाला इसके पास में डी तो होता ही नहीं है। तो कोवलेंसी कितनी बताओगे? मैक्सिमम 3। किसकी? नाइट्रोजन की। बाकी के केस में देखो, बाकी में हम देखते हैं इसके अंदर, जैसे इसकी बात करें तो S भी होता है रिमेनिंग में, नाइट्रोजन की 3 है, बाकी की बात कर रहे हैं। वैकेंट डी ऑर्बिटल भी होता है ना, जैसे 3 वाला है तो इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा 3d। तो ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। तो ग्राउंड स्टेट के अंदर इसकी कोवलेंसी की बात करो तो कोवलेंसी कितनी है? 3। लेकिन ये वैकेंट ऑर्बिटल होने का इलेक्ट्रॉन ऑक्साइड होकर आगे भी जा सकता है। तो एक्साइटेड स्टेट में इसकी कोवलेंसी देखोगे तो कोवलेंसी कितनी हो जाएगी? 5। एक एक्साइटेशन से कोवलेंसी इंक्रीज बाई 2, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन आगे गया तो अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, ये भी अनपेड बच गया। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे? 5 हो गए। तो यहाँ पे कोवलेंसी कितनी होगी इसकी? 5। तो नाइट्रोजन है वो तो 3 कोवलेंसी शो करेगा, रिमेनिंग है वो 3 भी शो कर सकते हो, 5 भी।
ठीक है, वो तो मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर बनाएंगे तब अपने को समझ में आएगा कि कैसे कर रहे हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। फिर बताते हैं 6 का, नोट कर लीजिए। नोट कर लिया, चलो मिटा देते हैं इसको। नेक्स्ट 6A, ग्रुप नंबर 6A, ऑक्सीजन फैमिली। उसके लिए कोवलेंसी बताइएगा। प्रत्येक एलिमेंट का अपने को पता होनी चाहिए कोवलेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो, ऑक्सीजन फैमिली की बात कर रहे हैं, 6A की, क्या होता है? ओ सलमा सिलेंगे तेरी पॉकेट, ये पढ़ा था। कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NH2 NP4। ऑक्सीजन के लिए बात करें, S में 2 इलेक्ट्रॉन है, P में 4 इलेक्ट्रॉन है, ये है 2S और ये क्या है 2P4। D तो होता ही नहीं, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने मिलेंगे? 2 ही मिलेंगे। ऑक्सीडेशन पॉसिबल ही नहीं है, तो कोवलेंसी कितनी हो जाएगी? 2 ऑक्सीजन की। रिमेनिंग के पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल भी प्रेजेंट होता है। तो यहां पे देखो, रिमेनिंग की बात कर रहे हैं तो इसके पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल भी है। तो ये तो इसकी ग्राउंड स्टेट है, इस पे कोवलेंसी कितनी है इसकी? 2। लेकिन ये एक्साइटेशन पॉसिबल, एक्साइट होकर यहां चला गया, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो प्रत्येक एक्साइटेशन से कोवलेंसी इंक्रीज बाई 2। तो यहां पे एक्साइटेड स्टेट है ये इसकी, तो यहां पे हम देखेंगे इसकी कोवलेंसी कितनी होगी? 4। ये होगा ना। आगे भी पॉसिबल है, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन, यहां पे पेड है, वैकेंट है, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। फिर हम सेकंड में जा रहे हैं, इधर लिख रहा हूं मैं, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में। सेकंड में हम और इलेक्ट्रॉन को आगे ट्रांसफर किया, ये हुआ, तो कोवलेंसी यहां पे कितनी होगी? 6। तो ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन की कोवलेंसी तो 2 होगी, रिमेनिंग की कोवलेंसी 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है और 6 भी हो सकती है। क्लियर? ऐसी बात करें हैलोजन, क्या होता है? 7th A, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आउटरमोस्ट का कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 NP5। तो फ्लोरीन है, उसके पास आप देखोगे सेकेंड ऑर्बिटल का, सेकेंड सेल का है, आउटरमोस्ट सेल सेकेंड सेल ही होता है इसमें, या सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, ये हो गया। तो यहाँ पे फ्लोरीन की अगर बात करें तो क्या यहाँ पर एक्साइटेशन आगे पॉसिबल है? क्या नहीं, क्योंकि डी ऑर्बिटल होता ही नहीं। तो फ्लोरीन की कोवलेंसी तो आपके पास में कितनी मिलेगी? ऑलवेज 1। रिमेनिंग की अगर बात करें तो रिमेनिंग को हम देखेंगे कि इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें पी के पास में 5 इलेक्ट्रॉन है और डी इसका वैकेंट है। तो ग्राउंड स्टेट में कोवलेंसी होगी 1, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर आगे भी तो जाएगा, ये होगा एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट। यहां पे देखेंगे कोवलेंसी कितनी हो जाएगी? 3। इलेक्ट्रॉन आगे चला जाएगा 3। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन फिर एक्साइट होकर आगे जा सकता है, वैकेंट है। तो यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट अगर सेकेंड की बात करें तो वहां पे कोवलेंसी आपके पास में कितनी होगी? 5। फिर पेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और वैकेंट ऑर्बिटल है, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर आगे जा सकता है, कोवलेंसी फिर 2 से बढ़ जाएगी। तो अगर थर्ड एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो वहां पे कोवलेंसी कितनी मिलेगी? 7। तो आपसे पूछा जाए कि फ्लोरीन कोवलेंसी होती है ऑलवेज 1, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बताएंगे ग्राउंड स्टेट में 1, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में 3, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में 5 एंड थर्ड एक्साइटेड स्टेट में 7। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। जिनॉन की ओर बताते हैं। वैसे बहुत सारे बच्चों ने तो याद होगा ही, जो सीरियसली देखते हैं, लिखते हैं साथ में, उनको ये सब चीज़ें आती हैं पहले से, क्योंकि स्टार्टिंग के लेक्चर्स में इनको मैं बता चुका हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ से फिर से आपको रिलेट करने के लिए दोबारा से बताया।
ठीक है, देखो बात करें जीनोन। जीनोन की बात करते हैं। जीनोन किसका होता है? नोबल गैस है, 5th पीरियड का होता है, तो क्या होगा? 5s2 5p6, ऑक्टेट कंप्लीट होता है, और 5d0। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, सिक्स इलेक्ट्रॉन है, और डी है ये इसका वेकेंट, ये होगी बेटा इसकी ग्राउंड स्टेट। कोवलेंसी कितनी है? 0, कोई कोवलेंसी नहीं, अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। फिर ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यहां पे जाएगा, ये होगी एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट। ये एक्साइट होकर आगे गया, तो यहां पे कोवलेंसी कितनी आ गई आपके पास में? कोवलेंसी की बात करें तो कितनी होगी? 2। और एक्साइटेशन पॉसिबल है, तो कहां पे जाएगा? एक्साइटेड स्टेट सेकेंड। फिर ये इलेक्ट्रॉन आगे गया, कोवलेंसी इंक्रीज बाई 2, ये होगा कोवलेंसी इक्वल टू 4। एक्साइटेड स्टेट थर्ड, फिर ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर आगे जा सकता है, ये होगा ना, ये फिर इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर आगे गया, ये हुआ। तो यहां पे कोवलेंसी कितनी होगी आपके पास में? 6। फोर्थ एक्साइटेड स्टेट भी यहां पे पॉसिबल है, इलेक्ट्रॉन फिर एक्साइट होकर आगे जाएगा, ठीक है। कोवलेंसी कितनी होगी? 8, इसकी कोवलेंसी होगी 8। तो जिन्होंने इसकी कोवलेंसी 2, 4, 6 और 8 पॉसिबल होती है। 2 कहां पे होगी? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, 4 सेकेंड में, 6 थर्ड में, एंड 8 फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। साथ में मैं क्रोमियम और एमएन का भी बता देता हूं, फिर हम सीखेंगे कि मॉलिक्यूल है उसको कैसे बनाया जाता है, कैसे उसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं, उस स्ट्रक्चर में कौन कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। मिटा दें, देखिए देखिएगा, एमएन की बात कर रहा हूं, एमएन 25 होता है, क्या होता है? ये होता है 3, पूरा लिख देता हूं आर्गन के बाद में, 3d5 4s2 4p0। डी के पास में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 5, 1 2 3 4 5। उसके बाद में एस में 2 इलेक्ट्रॉन, ये तो ग्राउंड स्टेट, पी इसका क्या है? वेकेंट, ये तो होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन भी एक्साइट होकर आगे जा सकता है, कोवलेंसी बढ़ जाएगी, और जनरली ये हायर के अंदर ही स्टेबल होते हैं। सॉरी, पी है ना आगे, तो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए? 7। तो एमएन इसकी कोवलेंसी कितनी होगी? 7। ऐसे ही आप बात करोगे क्रोमियम 24 होता है, उसमें क्या होगा? ऐसे देखोगे डी के पास में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एस के पास में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने मिलेंगे क्रोमियम में? 6। तो क्रोमियम में उसकी कोवलेंसी कितनी होगी? 6, ठीक है। क्योंकि बेटा इसके भी कोवलेंट कंपाउंड देकर 12th के अंदर डी एंड एफ ब्लॉक के अंदर आता है, तो आपको ये पता होना चाहिए, नोट कर लीजिए इसको। अब हम स्ट्रक्चर उसको बनाना सीखेंगे, और स्ट्रक्चर को बनाने से पहले मैं इसके रूल बता रहा हूं बेटा, फिर से बोल रहा हूं, किसी बुक्स वगैरह में नहीं मिलेंगे, यहाँ पे ध्यान से सुन लेना कि जो भी रूल हो, जितने भी कोई भी मॉलिक्यूल बनाने के लिए जितने भी मेथड दिए गए हैं, तो उनको सबको एक जगह कंक्लूड करके बनाए गए। तो बेटा कौन कौन सी प्रॉपर्टी होनी, कौन सी बातों को ध्यान में रखना है, देखिएगा। हेडिंग लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल,
या ऑफ ए स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी ऑफ ए स्ट्रक्चर। प्रॉपर्टी ऑफ ए मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। प्रॉपर्टी ऑफ ए मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है? सबसे पहले ये बताने कि स्ट्रक्चर शुड बी डेंस। जो आपकी स्ट्रक्चर है वो डेंस होनी चाहिए। डेंस कैसे? कि इस टाइप से होनी चाहिए कि एटम है वो ऐसे बिखरे नहीं होने चाहिए, ऐसे लंबे चले गए ऐसे नहीं, ऐसे पास पास में होने चाहिए। ठीक है, इसको डेंस स्ट्रक्चर बोल देते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला बताने स्ट्रक्चर शुड बी डेंस। स्ट्रक्चर है वो डेंस होनी चाहिए, यानी एटम है वो ऐसे बिखरे नहीं होने चाहिए, और ऐसी कोशिश होनी चाहिए कि एक सेंट्रल एटम से मैक्सिमम एटम अटैच होने चाहिए, उसको डेंस बोल देते हैं। ठीक है। सेकंड, ऐसी स्ट्रक्चर बनाने की हम कोशिश करते हैं जिसके अंदर सिमेट्री प्रेजेंट होती है। मॉलिक्यूल शुड बी सिमेट्रिक, मॉलिक्यूल सिमेट्रिक होना चाहिए इफ पॉसिबल। अगर वहां पे पॉसिबिलिटी नहीं है तब तो नहीं तो सिमेट्रिक मॉलिक्यूल होते हैं, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। याद करो, आपने ये पढ़ के आते हो कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल्स है वो ज्यादा स्टेबल होते हैं ड्यू टू सिमेट्री। तो सिमेट्री बेटा जब ऑर्बिटल्स में अप्लाई होती है तो मॉलिक्यूल के अंदर भी हम मानेंगे। ठीक है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर शुड बी सिमेट्रिक इफ पॉसिबल। अगर पॉसिबल है तो वो कैसी होनी चाहिए? सिमेट्रिक, यानी दो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, एक तो सिमेट्रिक है दूसरी अनसिमेट्रिक है, विच वन इज मोर स्टेबल? सिमेट्रिक होगी, और जो ज्यादा स्टेबल होती है उसी स्ट्रक्चर को मॉलिक्यूल है वो बनाता है। ठीक है। अब आपको मैं बता देता हूं, अगर मान लो कि आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर बनानी है, उसके लिए भी तरीका बताएंगे कब साइक्लिक बनेगी कब नहीं बनेगी। तो आपको अवॉइड करना 3 मेंबर और 4 मेंबर साइक्लिक रिंग है उनको फॉर्मेशन नहीं करना है, क्योंकि वो अनस्टेबल होती है, क्योंकि वो पास पास में मॉलिक्यूल आ जाएंगे, उसके एटम पास पास में होंगे, बॉन्ड एंगल कम होगा, बॉन्ड एंगल कम होता तो रिपल्सन बढ़ जाएगा मॉलिक्यूल्स में, और रिपल्सन बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। या ये कह सकते हो बॉन्ड स्ट्रेन आ जाएगी उसमें, और जिसमें बॉन्ड स्ट्रेन आती है तो वो अनस्टेबल होता है। तो क्या लिख रहे हैं? 3 मेंबर एंड 4 मेंबर रिंग, 3 मेंबर एंड 4 मेंबर्ड रिंग should be avoided, should be avoided because these are unstable, because these are unstable due to bond strain। बॉन्ड स्ट्रेन है, इसके कारण ये अनस्टेबल होती है। ठीक है। जैसे ये बन गया 3 मेंबर, इस टाइप की स्ट्रक्चर बन गई जैसे, तो यहां पर क्या होगा? एंगल कम हो गया ना, तो इसको नहीं मानना। ये 90 डिग्री का एंगल होगा, ये 60 का, ये 90 का है, तो इनको अवॉइड करेंगे। 90 और 90 से कम के बॉन्ड एंगल में तो वैसे भी स्ट्रेन होती है, हमने ये पढ़ा है। रिपल्सन इफेक्टिव कहां पे होता है? 90 और लेस देन 90 पे। हाँ, अगर 5 मेंबर रिंग है तो वहां पर बॉन्ड एंगल और बढ़ जाएगा, ये हो सकती है। 6 मेंबर रिंग है, ये हो सकती है। ऐसे नहीं है कि ये कार्बन है, ऐसे मत सोचना बच्चे सोचेंगे तो हेक्सेन टाइप का बना दिया है, ऐसे नहीं। ऐसे बता रहे हैं कि यहाँ पे एटम प्रेजेंट, कोई भी हो सकता है, कार्बन भी हो सकता है। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे अपन ऑर्गेनिक वाली मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर नहीं पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल उनकी स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, तो इनऑर्गेनिक मान के सोचना। ठीक है। क्योंकि बॉन्ड एंगल जितना कम होगा ना, बॉन्ड स्ट्रेन उतनी ज्यादा होगी। और आपको ये बताया था कि बॉन्ड एंगल बढ़ने के साथ साथ
स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो हमने ये पढ़ा था, स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड एंगल, और बॉन्ड एंगल है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो जितनी ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा अनस्टेबल होगा, ठीक है। और बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा कब होगी, जब बॉन्ड एंगल कम होगा। तो 3 मेंबर और 4 मेंबर में बॉन्ड एंगल कम होता है, इसलिए दीज स्ट्रक्चर शुड बी अवॉइडेड, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो इस टाइप की स्ट्रक्चर को नहीं बनाना, ठीक है। अब देखो एक और पॉइंट बताएं, जब तक पॉसिबल हो खुद का खुद के साथ में बॉन्ड नहीं बनाना। बॉन्ड तो किसके साथ में बनाना चाहिए, दूसरे के साथ में। अरे आप अपने साथ अट्रैक्शन करोगे या दूसरे के साथ में, वैसे खुद से भी अट्रैक्शन होना चाहिए, ऐसा नहीं, लेकिन बॉन्ड बना रहे हैं हम, दूसरे को अटैक कर रहे हो आप। सोचना जहां पे मैं लेके जा रहा हूं, बॉन्ड का मतलब ही क्या है, अट्रैक्शन। तो अरे आप अपने से अट्रैक्शन करोगे दूसरे से, सर हम तो दूसरे से करेंगे। वही मैं बता रहा हूं कि जब तक पॉसिबल हो वो दूसरे के साथ अट्रैक्शन करो। इसका मतलब क्या है, क्या समझाना चाह रहा हूं कि एक एटम का खुद के एटम के साथ में बॉन्ड मत बनाओ जब तक पॉसिबल हो। इसको बोलते थे सेल्फ लिंकेज। एज पर एज पॉसिबल सेल्फ लिंकेज शुड बी अवॉइडेड। क्यों अवॉइड करें, क्योंकि सेल्फ लिंकेज से जो बॉन्ड बनता है ना, उसकी कंपैरिजन में दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में आप बॉन्ड बनाओगे ना, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। लेकिन मान लो कि आपकी मजबूरी हो जाए कि उसके साथ बॉन्ड बनना पॉसिबल ही नहीं है, उसके पास में इतनी कोवलेंसी नहीं है कि वो बॉन्ड बना सके। इसका मतलब क्या, तब क्या करेंगे, तब तो आपकी मजबूरी है, और मजबूरी का नाम सेल्फ लिंकेज होता है। खुद का खुद के साथ में करना सेल्फ लिंकेज है, ठीक है। तो मेरा क्या ध्यान रखना है कि एज पर एज पॉसिबल सेल्फ लिंकेज शुड बी अवॉइडेड, बट इन केस ऑफ मजबूरी, मजबूरी का नाम सेल्फ लिंकेज होता है। तो आज के बाद भूल जाना कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, राहुल गांधी, नहीं, मजबूरी का नाम क्या होता है, सेल्फ लिंकेज, ठीक है। लिखवाते हैं, नोट कर लिया इसको, देखिए आगे ये सारे पॉइंट आपके काम में आएंगे बेटा। अभी देखो एक मॉलिक्यूल बनाऊंगा मैं, उससे देखो आपके माइंड में सेट होने लगेगा। एज पर एज पॉसिबल, एज पर एज पॉसिबल सेल्फ लिंकेज, सेल्फ लिंकेज should be avoided as far as possible self linkage should be avoided, but आपकी पॉसिबिलिटी सारी खत्म हो जाए, अब आपको बनाना ही पड़ रहा है, तो उस कंडीशन को तो आप मजबूरी बोलते हैं कि आप नहीं चाह रहे फिर भी करना पड़ रहा है, सर मजबूरी है ना। और मजबूरी का नाम मैं लिख देता हूं, मजबूरी, ये मजबूरी हो गई। मजबूरी का नाम, मजबूरी का नाम, आज से ध्यान रखना, मजबूरी का नाम क्या होता है, सेल्फ लिंकेज। अरे आपको किसी के साथ अट्रैक्शन करने के लिए कोई मिल ही नहीं रहा, तो क्या करोगे, खुद से ही करोगे, ठीक है। तो मजबूरी का नाम सेल्फ लिंकेज, ठीक है। देखो मैं एक एग्जांपल करवा रहा हूं, किसी स्ट्रक्चर बनाओ आप। एग्जांपल XeO2F2, इसकी स्ट्रक्चर बनाना है। देखो मैं आपको देता हूं कि इसमें से कौन सी स्ट्रक्चर सही है, या ये भी बोल सकता हूं, जैसे फर्स्ट लिखा मैंने ये बनाया कि Xe है, इसके साथ में मैंने ऑक्सीजन को जोड़ दिया, फिर फ्लोरीन जोड़ दिया। इधर भी ऑक्सीजन, ग्राउंड स्टेट में कोवलेंसी 2 पॉसिबल है, ऑक्सीजन की 2 होती है, जोड़ दी, फ्लोरीन की 1 होती है, जोड़ दिया, ये फ्लोरीन। बताओ कोई दिक्कत है क्या, जिनोन ग्राउंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कोवलेंसी 2 शो करता है, ऑक्सीजन की हमेशा 2 होती है, फ्लोरीन की 1 होती है, कर लिया, ये बना दी। दूसरा मैंने ये देखा कि मैं ये क्या, ये भी तो बना सकता हूं Xe, फिर मैंने ऑक्सीजन को ऐसे जोड़ दिया, फिर मैंने इधर फ्लोरीन को जोड़ दिया। जिनोन की कोवलेंसी कितनी, 4 भी तो पॉसिबल है, ऑक्सीजन ने देखो कोवलेंसी 2 शो किया। और मेरे माइंड में आया कि सर ये भी तो बना सकते हैं, एक तरफ तो फ्लोरीन जोड़ दिया, फिर ऑक्सीजन जोड़ के फिर फ्लोरीन जोड़ दिया, कोवलेंसी तो सबकी सेटिस्फाई हो रही है। और एक स्ट्रक्चर मैंने ये बना दी, Xe
ये बनाया। अब आप बताओगे कि कौन सा स्ट्रक्चर सही है। तो आप यहां पे देखोगे इसके अंदर तो 3 मेंबर रिंग बन रही है। 3 मेंबर रिंग वाली स्टेबल होती है क्या? नहीं। ये तो मजबूरी है ही नहीं अपनी कि ऐसा क्यों बनाई। आप ये भी बना सकते, ये भी सेल्फ लिंकेज कर दिया, क्यों बनाई ऐसा? यहां पर तो साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बना दी 3 की जो अनस्टेबल होगी। ये सेल्फ लिंकेज तो तब करते हैं जब जिनोन के पास में कोवलेंसी होती नहीं। जिनोन तो 8 तक कोवलेंसी शो कर सकता है, तो ये भी नहीं बनाएंगे क्या? इसको बनाएं क्या? इसकी कंपैरिजन में इसको देखो और इसको देखो। डेंस स्ट्रक्चर कौन सी है? ये वाली डेंस स्ट्रक्चर है, जहां पर सेंट्रल एटम मैक्सिमम कोवलेंसी के साथ में, यानी इसको चारों तरफ से सराउंड करा। जितने भी लेटरल एटम ना, सेंट्रल एटम को जितना चारों तरफ से सराउंड करते हैं उतनी डेंस होती है, उतनी स्टेबल होती है। तो कौन सी होगी? 4। फिर अगर ऑर्डर पूछा जाए इनमें तो 4 सबसे ज्यादा, उसके बाद में 1, और उसके बाद में कौन सा करोगे? 3rd। यहाँ पर सेल्फ लिंकेज भी है और साइक्लिक रिंग भी बना रखी, वो भी 3 की है, तो ये तो सबसे लेस स्टेबल। हालांकि ऐसा नहीं आता ऑर्डर इसमें कौन सा है, ये तो गलत स्ट्रक्चर हो गया, लेकिन फिर भी माइंड में सेट रहना चाहिए। तो आपसे पूछा जाए कि कौन सी स्ट्रक्चर एक्सेप्टेबल है इनमें XeO2F2 की, तो ये होगी। देखो सारी चीज अप्लाई होगी यहाँ पे, जो भी बताया। स्ट्रक्चर डेंस है, सिमेट्रिक टाइप की भी है, सेल्फ लिंकेज भी नहीं किया। कब करना है? जब मजबूरी हो जाए। मजबूरी का नाम होता है, मजबूरी है ही नहीं हमने। ऐसे 3 और 4 साइक्लिक रिंग है, उसका ही फॉर्मेशन नहीं कर रहा। 3 और 4 मेंबर साइक्लिक रिंग भी नहीं बनानी, ठीक है? वो तो मजबूरी के केस में होगा, उनकी बताएंगे। नोट कर लीजिए इसको और करते हैं आगे। नोट कर लिया? और देखिएगा, तो ये कुछ बेसिक आपको बताइए कि इस टाइप से आपको स्ट्रक्चर बनानी है। अब उनको एप्लीकेशन सिखाएंगे कि किस टाइप से स्ट्रक्चर बनानी है आपको। जैसे मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूँ ऑक्सी एसिड है, इसके स्ट्रक्चर के बारे में, क्योंकि ब्लॉक केमिस्ट्री में ऑक्सी एसिड दे रखे हैं, उनके स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जाता है। तो हेडिंग लिखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड, या नेक्स्ट पॉइंट लगा के लिख लीजिएगा, जैसे भी लिखना है। इन स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड 5 नंबर का पॉइंट लगाएंगे। इन स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड। इन स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड, ऑक्सी एसिड है, उसकी स्ट्रक्चर में देखिएगा क्या है। देखो ऑक्सी एसिड क्या होता है? नॉन मेटल के साथ में क्या जुड़ा होता है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और नॉन मेटल, ये होता है। स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? हाइड्रोजन को डायरेक्ट नॉन मेटल से अटैच नहीं करते, हालांकि फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड अलग, उनका भी रीजन बताएंगे। तो यहां पे हमको क्या करना है? हाइड्रोजन को फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोजन अटैच विथ ऑक्सीजन, देन ऑक्सीजन अटैच विथ नॉन मेटल या सेंट्रल एटम। तो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से अटैच करते हैं, उसके बाद में ऑक्सीजन को नॉन मेटल से अटैच करते हैं। तो क्या लिखेंगे? इन स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड में बता रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोजन अटैच्ड विथ ऑक्सीजन, then after oxygen should be attached with central atom। तो हमने क्या लिखा है? हमने ये लिखा है कि हाइड्रोजन अटैच विथ ऑक्सीजन। सबसे पहले हाइड्रोजन को किससे अटैच करना है? ऑक्सीजन से। देन आफ्टर ऑक्सीजन शुड बी अटैच विथ सेंट्रल एटम, उसके बाद में ऑक्सीजन को सेंट्रल एटम से अटैच करना चाहिए। क्लियर? जिसमें एग्जांपल ले लो, कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं। जैसे मेरे पास में H3PO4, हालांकि फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड में आपको बताया हुआ है, हालांकि यहां पे दोबारा से भी मैं बताऊंगा क्या रीजन है। इसकी बात कर रहा हूं, पहले मैं सिंपल बात कर रहा हूं। देखो फॉस्फोरस है, कितने हाइड्रोजन है? 3, ऑक्सीजन कितने हैं? 4। तो 3 हाइड्रोजन को 3 ऑक्सीजन से कनेक्ट करते हैं, उसके बाद में इसको ऑक्सीजन है उसको किससे अटैच कर देते हैं? सेंट्रल एटम से। ये हो गया, 1 बज के डबल। फॉस्फोरस की कोवलेंसी 5th वाला है, और एक्साइटेड स्टेट में कितनी होगी? 5। सबकी कोवलेंसी कंप्लीट। क्लियर? और एग्जांपल है, जैसे HbO2 है,
मेटाबोरिक एसिड है। तो बोरॉन उसके साथ में पहले क्या अटैच करोगे, OH, और उसके बाद में क्या बना लोगे, डबल बॉन्ड। और एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे आपके पास में HNO2, तो नाइट्रोजन है, पहले क्या बनाओगे, OH, उसके बाद में डबल बॉन्ड। HiO2 है, HiO2, सेंट्रल एटम कौन सा होगा आपका, आयोडीन, पहले क्या बनाओगे, OH, फिर इसको डबल बॉन्ड से जोड़ोगे। ठीक है, तो ऑक्सी एसिड में नॉन मेटल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, तो हमें क्या करना है, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से कनेक्ट करना है, फिर ऑक्सीजन को नॉन मेटल से। ठीक है, नोट कर लीजिए। कॉवलेंस देखो, नाइट्रोजन की 3 होती है, 3 पूरी है। अब देखो, मैं आपको ये बता रहा हूं, हम इस टाइप की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बना रहे हैं। आपके पास में ऐसे हुआ कि सेंट्रल एटम उसकी कोवलेंसी कंप्लीट होगी और लेटरल एटम है वो अभी भी रिमेन है, तो उस कंडीशन में स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। मैंने क्या बोला, कोवलेंसी ऑफ सेंट्रल एटम इज कंप्लीटेड, या ऑल कोवलेंसी ऑफ सेंट्रल एटम्स आर यूज्ड इन बॉन्ड फॉर्मेशन। अब क्या करेंगे, तो वहां पर हम सबसे पहले कोऑर्डिनेट बॉन्ड से उनको जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो पहले किससे जोड़ने का प्रयास करेंगे, कौन से बॉन्ड के थ्रू अटैच करने की कोशिश करेंगे, थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और मान लो कि वहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना पॉसिबल ही नहीं है, लोन पेयर ही नहीं है उसके पास में, लेटरल एटम के पास में वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है, तो इसका मतलब अब हमारी मजबूरी है, और मजबूरी का नाम सेल्फ लिंकेज होता है, खुद का खुद के साथ बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, सिखाएंगे, अभी देखो एग्जांपल से और समझ में आएगा, इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, लिख लिया इसको, देखिए आगे। देखिएगा, नेक्स्ट है 6 नंबर, इफ कोवलेंसी ऑफ सेंट्रल एटम आर कंप्लीटेड, या अनपेड इलेक्ट्रॉन सारे सेंट्रल एटम की क्या है, यूज्ड। इफ कोवलेंसी ऑफ सेंट्रल एटम, कोवलेंसी मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, इफ कोवलेंसी ऑफ सेंट्रल एटम आर कंप्लीटेड, या ये कह सकते हो अनपेड इलेक्ट्रॉन और सेंट्रल एटम के सब यूज में आ गए, एंड लेटरल एटम्स आर रिमेन, एंड लेटरल एटम्स आर रिमेन, then in this condition, then in this condition, तो इस कंडीशन में क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ट्राई टू अटैच देम थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इन दिस कंडीशन फर्स्ट ऑफ ऑल we have to try attach them through कोऑर्डिनेट बॉन्ड। किसके थ्रू जोड़ने का प्रयास करेंगे, ट्राई टू अटैच देम थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और अगर ये भी पॉसिबल नहीं है, इफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन, सेंट्रल एटम के पास मान लो कि लोन पेयर नहीं है, उस कंडीशन की बात कर रहा हूं, इफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्मेशन इज नॉट पॉसिबल, इफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन इज नॉट पॉसिबल, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब सेंट्रल एटम not have lone pair
अगर सेंट्रल एटम के पास में लोन पेयर नहीं है, इफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्मेशन या कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन इज नॉट पॉसिबल, यानी सेंट्रल एटम के पास में लोन पेयर नहीं है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं होगा। इट मींस, अब इसका मतलब क्या है? इट मीन्स हम मजबूर हो चुके हैं, लिख लेना, इट मीन्स हम मजबूर हो चुके हैं, और मजबूरी का नाम सेल्फ लिंकेज है, और मजबूरी का नाम क्या है? सेल्फ लिंकेज। इट मीन्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन इज नॉट पॉसिबल, देन इन दिस कंडीशन वी मेक सेल्फ लिंकेज अमंग द एटम्स, खुद का खुद के साथ में बॉन्ड बना लेंगे। तो ये ध्यान में रखना, मजबूरी आने पर ही हमको क्या करना है? सेल्फ लिंकेज करना है, अदरवाइज ये कंडीशन अप्लाई करनी है। हाँ, एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझ में आएगा, इसको लिख लेना कि कोवलेंसी ऑफ सेंट्रल एटम आर कंप्लीटेड या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम आर यूज्ड इन कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन and lateral atoms are remain, then first of all we have to try attach them through coordinate bond, and if coordinate bond formation is not possible, it means if central atom not have any kind of lone pair, तो इसका मतलब हम मजबूर हैं अब क्या बनाने के लिए? सेल्फ लिंकेज। नोट कर लीजिए, एग्जांपल से करवाते हैं, देखिए देखेंगे, देखो कुछ एग्जांपल लिख देते हैं। देखिए मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, जैसे HNO2 को बनाओ, फिर मैंने एग्जाम्पल लिख दिया HNO3 को बनाओ, फिर मैंने एग्जाम्पल लिखा HNO4 को बनाओ। देखो ऑक्सी एसिड है, ये देखो नाइट्रस एसिड को बनाना, OH डबल बॉन्ड, कोई दिक्कत नहीं, लोन पेयर होता है। नाइट्रोजन कोवलेंसी 3 शो करता है, ग्राउंड स्टेट में होगा, क्या होता है? 2s2 2p3, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काम में आ गए, एक लोन पेयर, कोई दिक्कत नहीं। HNO3 वही कोशिश की हमने, डबल बॉन्ड बनाया OH। नाइट्रोजन तो बेटा कोवलेंसी कितनी शो कर सकता है? 3 तो शो कर सकता है, 3 से ज्यादा तो पॉसिबल नहीं है इसमें, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 से ज्यादा पॉसिबल नहीं है, और लेटर लेटर में एक ऑक्सीजन बचा हुआ है, तो अब हम किससे ट्राई करेंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने से। लोन पेयर है इसके पास में, तो ये ऑक्सीजन को लोन पेयर देगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। देखो ऑक्सीजन नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ही, हम जानते हैं ऑक्सीजन में क्या होता है? 2s2 2p4, S में 2 इलेक्ट्रॉन है, P में 4 इलेक्ट्रॉन है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए लेटरल के पास में वैकेंट होना चाहिए, तो ये पेयर हो जाएगा, ये वैकेंट मिल जाएगा इसको, तो कितने पेयर मिल जाएंगे लास्ट में? 3, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पर 3 लोन पेयर हो गए इसके बाद, और नाइट्रोजन इसका लोन पेयर यहाँ पे यूज में आ गया। ठीक है, तो हमने ये कहा था कि आपको अगर सेंट्रल एटम है उसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से भी काम में आ गई, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तीनों काम में, फिर लेटरल एटम बच गया ऑक्सीजन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अटैच देम थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, पॉसिबल है कोऑर्डिनेट। आगे देखो HNO4 को देखेंगे, अब HNO4 को वैसे ही बनाया जैसे O बना दिया, ये नाइट्रोजन है, डबल बॉन्ड है, लोन पेयर है इसके पास में, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया एक, अभी भी एक ऑक्सीजन बच गया, अब तो और तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड पॉसिबल है ही नहीं ना, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया, अब तो पॉसिबल नहीं है। अब बेटा लेटरल एटम फिर भी बच गया, कोवलेंसी भी कंप्लीट हो गई, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बन गया, फिर भी लेटरल एटम बच गया, तो किससे जोड़ेंगे आप? सेल्फ लिंकेज करेंगे, यानी ऑक्सीजन को ऑक्सीजन के साथ में जोड़ेंगे, और इस लिंकेज का नाम क्या होता है? ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ में प्रॉक्सी लिंकेज होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए, और करवाते हैं, नोट कर लिए इसको, मिटा दे, देखिए आगे देखिए, जैसे मैंने और एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल लिख रहा हूं जिससे बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा गया है। पहले मैं H2SO4 को बताता हूं, इसकी स्ट्रक्चर। सल्फर ग्राउंड स्टेट में कोवलेंसी 2, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में 4, थर्ड एक्साइटेड स्टेट में 6।
सल्फर है, 2 OH बॉन्ड बना दे, ठीक है। कोवलेंसी सल्फर की 6 कंप्लीट होगी, लोन पेयर वगैरह है नहीं इसके पास। अब देखो आगे, आपके पास में ये दे रखा है H2SO5 कैरस एसिड, इसका नाम होता है कैरस एसिड, ये आ गया H2SO5 आ गया। अब स्ट्रक्चर बनाए, देखो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में और भी क्वेश्चन पूछा था, उसको भी बताऊंगा मैं। देखो ये सल्फर OH बनाया, डबल बॉन्ड OH, आपके पास एक ऑक्सीजन रिमेन है, सेंट्रल एटम है, उसकी कोवलेंसी मैक्सिमम 6 हो सकती है, 6 हो गई। अब इसके पास में ना तो कोई लोन पेयर है, ना इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कोवलेंसी कंप्लीट है, लोन पेयर भी नहीं है, और आपके पास में लेटरल एटम बचा हुआ, लेटरल एटम इज रिमेन। देन फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अटैच देम थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बट फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल बिकॉज सेंट्रल एटम नॉट हैव एनी काइंड ऑफ लोन पेयर, सेंट्रल एटम के पास में किसी भी टाइप का कोई लोन पेयर नहीं है। तो अब हमारी क्या है मजबूरी, मजबूरी का नाम क्या होता है, सेल्फ लिंकेज, ऐसे प्रॉक्सी लिंकेज बना दो, ये होगा प्रॉक्सी बॉन्ड, मजबूरी में ही बनाना है इसको, ठीक है। अब देखो यहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां पे 2 हाइड्रोजन है, एसिड है, तो कौन सा हाइड्रोजन मोर एसिडिक होगा। देखो क्वेश्चन करवा रहा हूं, जैसे ये बनाया आपने, जिसमें इस हाइड्रोजन को नाम दे देता हूं अल्फा हाइड्रोजन, और इधर जो हाइड्रोजन है उसको मैंने नाम दे दिया बीटा, किसी को भी अल्फा बीटा मान लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। विच वन इज मोर एसिडिक, वो ज्यादा एसिडिक होगा जो इजिली रिमूव हो जाए, और बेटा वो हाइड्रोजन इजिली रिमूव होता है जिसके रिमूव होने के बाद में जो भी आपकी एनाइन बनेगा वो ज्यादा स्टेबल हो, और जनरली ये एनाइन स्टेबिलिटी गेन करता है थ्रू रेजोनेंस। देखिए यहां पर निकला अल्फा हाइड्रोजन, तो क्या बना O नेगेटिव, ये स्ट्रक्चर बन गई, ठीक है। यहां पे बीटा हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, यहां पे निकला बीटा, तो ये स्ट्रक्चर बनी। बताओ कौन सा रिलीज होगा, कौन सा निकलेगा, इन दोनों की स्टेबिलिटी पे ये डिपेंड करेगा। H निकलने के बाद में जो ज्यादा स्टेबल होगा वो एक्सेप्टेबल होगा, और वो H निकलेगा। यहां पे हम देख रहे हैं, इसके अंदर देखें, यहां पर ये वाले और ये डबल बॉन्ड अल्टरनेट है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, रेजोनेंस, रेजोनेंस होगा, और जिस भी स्ट्रक्चर में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकता है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। क्या यहां पर रेजोनेंस पॉसिबल है क्या, सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, उसके बाद में सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, अल्टरनेट पे क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड, तो यहां पे रेजोनेंस नॉट पॉसिबल, तो इट इज स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। ये वाला क्या होगा, स्टेबल, स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। ये वाला क्या बताओगे आप, ये अनस्टेबल है, क्यों होगा अनस्टेबल, बिकॉज रेजोनेंस नॉट पॉसिबल। रेजोनेंस की कंडीशन तो जानते हैं ना, कि चार्ज और ये डबल बॉन्ड अल्टरनेट होना चाहिए, यहां पर तो अल्टरनेट है, तो यहां पर तो रेजोनेंस पॉसिबल है, ये वाला डबल बॉन्ड बन जाएगी सिंगल, फिर यहां पर आ जाए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे 3, वहां पे पॉसिबल ही नहीं है। तो जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा, तो ये ध्यान में रख लीजिएगा, नेगेटिव चार्ज या किसी भी टाइप का चार्ज और डबल बॉन्ड अल्टरनेट है तो वहां पर रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस से जो स्ट्रक्चर बनती है उनको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं, और इस टाइप के जो आयन होंगे वो ज्यादा स्टेबल होंगे। तो इसलिए कौन सा निकलेगा, ये वाला तो निकलना पॉसिबल है, ये वाला निकलना पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स यहां पर H अल्फा यानी अल्फा हाइड्रोजन इज मोर एसिडिक देन बीटा हाइड्रोजन, ठीक है। यानी वो हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होता है जो इजीली रिमूव हो सकता है, इजीली रिलीज हो सकता है, और यहां पर वो इजीली रिलीज होगा जिसके रिलीज होने के बाद में बनी हुई स्ट्रक्चर किसी भी टाइप से स्टेबिलिटी को गेन कर लेती है। क्लियर, ओके। चलो एक क्वेश्चन और करवाता हूं मैं इसी पे,
केरस एसिड का ये पूछा हुआ है। इसको तो लिख लिया होगा आपने। देखिए जैसे मैं कैसा लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा NaHSO5, ये लिखा, इसका सोडियम सॉल्ट बना लिया। इन NaHSO5 which is correct है, which bond is present, which bond is present, ठीक है, प्लस एंटी लिखा, इसका मतलब है प्रेजेंट। इन NaHSO5 में 5 है, इसमें कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है ये बता दें। मैंने ये लिखा HOOS, ये बॉन्ड प्रेजेंट है। सेकेंड HOS, ये बॉन्ड प्रेजेंट है। थर्ड बोथ, फोर्थ नन ऑफ दिस, कोई भी नहीं। तो ये सॉल्ट बना रखा आपने। अब बताइए कौन सा प्रेजेंट है। तो बेटा इसका मतलब यहां पर होता क्या, H2SO5 है, यहां पर एक H+ निकल गया, उसकी जगह पे सोडियम आया, तो कौन सा H+ निकला, ये वाला। तो यहां पे इसकी स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो ये H+ निकला, तो सोडियम यहीं पे तो अटैच होगा, तो यहां पे सोडियम जुड़ गया, Na+ और O-, ये हो गया, ये बना। तो कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, ये प्रॉक्सी बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा इसमें, क्योंकि ये H+ नहीं निकलेगा। ये H+ नहीं निकलता, क्यों नहीं निकलता, क्योंकि ज्यादा स्टेबिलिटी तो इससे मिल रही है रेजोनेंस से। तो कौन सा हो गया, फर्स्ट, ये बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। एक स्ट्रक्चर और बता देता हूं मैं ऑक्सी एसिड में, ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैं उसको बता रहा हूं। और 12th के अंदर बेटा पी ब्लॉक के अंदर ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस है, इसके बारे में बहुत सी चीजें बता रखी हैं। वो कहां से आएगी, जब अभी हम इसके बारे में कुछ अच्छी बातों को माइंड में सेट रखेंगे, उसकी स्ट्रक्चर वगैरह को सेट रखेंगे। इसको लिख ले, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्यान में क्या रखना है, वो हाइड्रोजन मोर एसिडिक होता है, वो हाइड्रोजन रिलीज होता है जिसके निकलने के बाद में जो आपका एनाइन बनेगा वो किसी भी कारण से स्टेबिलिटी को गेन कर लेता है, और जनरली वो किससे करता है, रेजोनेंस से। देखिए आगे, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस, इसको भी बता देता हूं। 7 नंबर या जो भी नंबर पॉइंट है वो लिख लेना, शायद 7 होगा। ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस, इसके लिए एक फंडा बता रहा हूं। जब भी फास्फोरस की ऑक्सी एसिड बनाओ तो सबसे पहले P डबल बॉन्ड O बना दो। क्यों बना दो इसका भी रीजन मैं बताऊंगा, लेकिन फंडा क्या ध्यान में रखना, फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट टू मेक P डबल बॉन्ड O, उसके बाद में स्ट्रक्चर बनाने स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्म P डबल बॉन्ड O, देन आफ्टर स्ट्रक्चर शुड बी मेक अकॉर्डिंगली, जो भी रूल आपको बताए उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। देखो ऐसा क्यों बनाया उसका मैं रीजन बताऊंगा, एक बार मैं उनके स्ट्रक्चर बता देता हूं। उसके बारे में पूछा जाता है कि कितने H+ रिलीज करेगा, क्या एनाइन होता है, ठीक है। देखो ये आपके पास में H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, H3PO3 फॉस्फोरस एसिड, एंड थर्ड वन H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है, P डबल बॉन्ड O बनाना है स्ट्रक्चर बनाने में। उसके बाद में P डबल बॉन्ड O बना दिया, 3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन, तो 3 OH बन जाएंगे। बाकी रूल तो वही रहेंगे, फिर ऑक्सीजन को हाइड्रोजन से अटैच करो, उसके बाद में सेंट्रल एटम से। लेकिन फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड में सबसे पहले क्या बनाना है, P डबल बॉन्ड O। उसका रीजन भी मैं बता रहा हूं कि अभी बताएंगे। अब यहां पे देखेंगे P डबल बॉन्ड O, ये बना दिया सबसे पहले, ये माइंड में सेट रखना है इन ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस। तो एक ऑक्सीजन तो यहां पर बिजी हो गया, कितने ऑक्सीजन रिमेन है, 2। यहां पे एक तो एंगेज हो गया, 2 ऑक्सीजन है, तो 2 OH बना दो।
और ऑक्सीडेशन नंबर भी हम जानते हैं +5 +3 और +1, ठीक है। पी डबल बॉन्ड O बनाए तो OH तो क्या एक ही है, तो अब हाइड्रोजन रिमेन है तो अब डायरेक्ट अटैच करोगे, कोवलेंसी 5 से होकर है, सही है। बेसिसिटी की बात करें बेटा, कोई भी एसिड उसकी बेसिसिटी क्या होती है कि वो कितने H+ आयन आपको देता है, कि नंबर ऑफ H+ आयन जितना देगा वो उसकी बेसिसिटी है। तो यहां पर बेसिसिटी की बात कर रहे हैं, बेसिसिटी या नंबर ऑफ H+ आयन कितना देगा ये 3। जो भी ऑक्सीजन के साथ में अटैच होता है ना वही H+ निकलता है, तो कितना देगा ये 3। देखो ये बनेगा इसका एनाइन, पी डबल बॉन्ड O, जो भी ऑक्सीजन के साथ में अटैच है ना वो H+ निकल जाएंगे 3। यहां पे जो भी ऑक्सीजन के साथ में वो निकलेंगे तो ये निकल गया, इधर वाला निकल गया, लेकिन ये तो H नहीं, ये थोड़ा निकलेगा। यहां पर तो बेटा दोनों की AN ऑलमोस्ट इक्वल होती है 2.1, होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, ये तो नेसेंट हाइड्रोजन देगा, मोर रिड्यूसिंग नेचर का होगा, और जिसकी रिड्यूसिंग नेचर ज्यादा होती है उसकी एसिडिक नेचर भी ज्यादा होती है। यहां पे एक और कंसेप्ट भी बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखिएगा यहां पे वही क्या सेम, तो यहां पे बेसिसिटी है 3, यहां पर H+ कितने निकले हैं 2, और यहां पे कितना निकला है 1, ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। अब मैं यहां पर जनरली ये पढ़ते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम में उसकी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक्सेप्ट ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड के अलावा एसिडिक स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, एक्सेप्ट ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस। इसके अलावा देखो इसकी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन यहां पे ये नहीं होता, इसकी सबसे कम होती है H3PO4 की सबसे कम, उसके बाद में H3PO3, फिर H3PO2। इसका रीजन भी बता रहा हूं बेटा, यहां पर देखो होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, कितने नेसेंट हाइड्रोजन देगा 1, यहां पे कितना नेसेंट हाइड्रोजन देगा 2, यहां पे तो है ही नहीं नेसेंट हाइड्रोजन, तो रिड्यूसिंग नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नेसेंट हाइड्रोजन के, ठीक है। रिड्यूसिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी नंबर ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन, तो ये 2 है, ये 1 है, इसमें है ही नहीं, तो नेसेंट हाइड्रोजन वाला मोर इफेक्टिव करेक्टर होता है देन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, इसलिए ये वाला ऑर्डर आता है, ठीक है। बस इसी के केस में ऐसा, बाकी में नहीं है, ठीक है। ये बात क्लियर होगी। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि पी डबल बॉन्ड O क्यों बना है, इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिसिटी को इनको सबको नोट कर लीजिए, हालांकि पहले बहुत बार पढ़ चुके हैं इसको, एडॉक्स रिएक्शन में भी बताया था, मिटा दें इसको। चलो देखिए यहां पे पी डबल बॉन्ड O क्यों बनाते हैं उसका रीजन भी बता देता हूं। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे तो ऐसा बनेगा क्योंकि 3 हाइड्रोजन थी, 3 OH बना दिया आपने, तो अब तो यहां पे डबल बॉन्ड O बनाना ही पड़ेगा। इसके केस से मैं आपको रिलेट कर रहा हूं कि पी डबल बॉन्ड O क्यों बनाया, ऐसे पी के साथ में 3 OH क्यों नहीं दिखाए। देखो मैंने ये दिखाया, देखो आपने ये सोचा कि ये होना चाहिए POH, ये सोचते हैं, लेकिन यहां पर बेटा क्या होता है, यहां पर एक आइसोमेरिज्म होती है जिसका नाम होता है ट्यूटोमेरिज्म, ये शो करता है ट्यूटोमेरिज्म, ट्यूटोमेरिज्म शो करता है, और इससे ये क्या होगा, ये इससे डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये वाला फिर क्या कर लेगा, यहां से सिंगल बॉन्ड बना लेगा सेंट्रल एटम के साथ में, इसको बोल देते हैं ट्यूटोमेरिज्म। ये ट्यूटोमेरिज्म शो करता है, और ट्यूटोमेरिज्म से जो आगे वाला कंपाउंड उसकी स्टेबिलिटी हाई मिलती है। तो आपको बता देते हैं पी डबल बॉन्ड O क्यों बना, उसका रीजन क्या है, ट्यूटोमेरिज्म, ड्यू टू ट्यूटोमेरिज्म। ट्यूटोमेरिज्म के कारण यहां पर पी डबल बॉन्ड O बनता है।
तो बेटा आज के लेक्चर में हमने देखा कि स्ट्रक्चर कैसे बनानी जाती है। अभी तो कुछ ऑक्सी एसिड की स्ट्रक्चर बताइए, उसके बाद में हम साइक्लिक स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे। एक से ज्यादा 2 सेंट्रल एटम हो तब कैसे बनाई जाता है, 2 से ज्यादा सेंट्रल एटम हो तब स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में तो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट।